आप सब पर सलामती, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल DGISPR की ब्रीफिंग का मतन आप तक पहुँच चुका हुआ है। उसके जवाब में आज बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एक वो है जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई, एक वो है जो उनकी तरफ से ख़त जारी किया गया और कौम के नाम पैगाम जारी किया गया। कौम के नाम पैगाम क्या है वो बाद में बताऊँगा। जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कैपिटल हिल में CCTV फुटेज से शनाख्त करके मुल्ज़िमान को सज़ा दी गई। यहाँ क्या मामला हुआ कि यहाँ पर CCTV फुटेज गायब कर दी गई। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन मुआहिदे के तहत वज़ीर आज़म बने। तो एक सहाफ़ी ने इसी मौके के ऊपर सवाल पूछा, जिस तरीके से कल सवाल पूछे गए थे, आज भी एक सवाल उसी तरीके का इमरान खान साहब से पूछा गया कि क्या माफ़ी मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों कहा जा रहा है कि मैं माफ़ी मांगूं। माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं पाकिस्तान के लिए बातचीत का कह रहा हूँ। मुझे कौन सी डील चाहिए या मैं कौन सा बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। वो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है और PTI की जो सियासी जद्दोजहद है वो नहायत ताबनाक है। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है। 9 मई के मामले के ऊपर वो कहते हैं कि 9 मई वाक़यात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया। मैंने उस वक्त जब मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया, मुझे 9 मई के वाक़यात के बारे में बताया गया, तो मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के सामने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, क्योंकि मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज में और आधा ख़ानदान ब्यूरोक्रेसी में। फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। वो कहते हैं नून लीग के लोगों ने मुझे खुफिया तौर पे बताया था या हमारे लोगों को ये बताया था कि जब तक काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते, ना इलेक्शन होंगे और ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ये उन्होंने वो गुफ्तगू है जो सहाफ़ियों के साथ की है। अब उन्होंने कौम के नाम पैगाम क्या भिजवाया। कौम के नाम पैगाम के अंदर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जद्दोजहद नहायत ताबनाक है और अपनी 28 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल व इंसाफ के फ़रोग को अपनी पहचान बनाया। फिर वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वही वाली जो टर्म एक वाइट पेपर जो 200 से ज़ायद सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल था उसके अंदर थी। उन्होंने कहा 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सबसे पहले तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है और अगर कोई ये समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है तो यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि मैं एक मरतबा फिर से दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के ज़रिए अगवा किया गया। दूसरा वो सवाल करते हैं कि किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेज चुराई गई। तीसरा वो सवाल पूछते हैं कि किसके हुक्म पर मेरे पर तशद्दुद, अगवा के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई। अगला वो सवाल करते हैं कि किसके हुक्म पर मक़तूलीन के अहले खाना को डराया, धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया। उससे अगला वो सवाल करते हैं कि किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। फिर वो उससे आगे बात करते हैं कि 9 मई के वाक़यात को तारीख़ के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याहिया खान सियासी फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था। वो कौम के नाम अपने पैगाम में ये बताते हैं कि उस वक्त मुज़ाकरात की कामयाबी में वो हरगिज़ संजीदा नहीं था। चुनाचे 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च 1971 को मशरकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। उसी तर्ज के ऊपर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। वो पैगाम में ये भी कहते हैं कि पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड के ऊपर खड़ा है। उन्होंने कहा साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सपुर्द कर दिया।
जिरगे में यह बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। फिर वो निगरान हुकूमत पे आते हैं। वो निगरान हुकूमत के बारे में ये अयां करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर ना सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत जो थी वो कौम को बता दी थी। ये इमरान खान साहब की तरफ से अपने कारकुनान के लिए और कौम के लिए एक पैगाम है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। अब क्या इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात वाला मामला आगे चल सकता है? हठ धर्मी आगे चल सकती है? नहीं चल सकती। किसी मुल्क के अंदर, किसी बादशाहत के निज़ाम के अंदर, किसी अंपायर का तज़किरा आप खोल के देख लें, नई सिविलाइजेशन का मामला उठा के देख लें, अगर हठ धर्मी दोनों तरफ से होती थी तो मामलात खुश असलूबी से कभी भी हल नहीं हुआ, तबाही ही मुकद्दर बनी है। तो तबाही का मुकद्दर सभी लोग बनते हैं जो मसलहत ना इख्तियार कर पाए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने कहा पीटीआई की खिदमत का ये सिला मुझे दिया गया कि सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ शिकायत करती रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के ज़रिए सियासी कमेटी का मुझे मेंबर बनाया था। मेरा भाई जो था वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में था और अचानक उसे डिनोटिफाई कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को नहीं रखना था तो मुझे बता देते, वो इस्तीफ़ा दे देता। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अगर इमरान खान कहे कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दो तो आंखें बंद करके दे दूंगा। मैं एहतजाजन ऐलान करता हूँ कि इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। किन लोगों का उन्होंने तज़किरा किया? उन्होंने उमर अयूब साहब का तज़किरा किया, उन्होंने शिबली फराज साहब का तज़किरा किया। वो कहते हैं कि मैं तब एहतजाज के लिए आऊँगा जब बानी पीटीआई मुझे ज़िम्मेदारी देगा। शिबली फराज और उमर अयूब ने जेल सुप्रिटेंडेंट से मिलकर मेरी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होने दी। मैंने पार्टी को उस वक्त उठाया था जब ये मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। ये सब छुपे हुए थे। और वकला के बारे में उन्होंने बात की कि वकला शुएब शाहीन और इंतज़ार पंजोथा के मुश्तंडे हैं। अब वो खुली ज़बान इस्तेमाल करते हैं और अमूमन ऐसी ज़बान जो है वो सियासतदान इस्तेमाल नहीं किया करते, उनसे हट के हैं। तो और तर्ज़ सियासत भी उनका हट के, तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है, और उनके अल्फाज के चुनाव से भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनके बारे में बहुत सारी बातें होती रहीं कि वो किसी दूसरे ग्रुप के हैं, और शुएब शाहीन साहब के बारे में बात होती रही कि वो उस ग्रुप के हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पे जो मामलात थे वो अब खुल के अवामी सतह पे आए हैं। वो पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसका तज़किरा नहीं हो रहा, अवामी सतह पे मीडिया टॉक्स में उसका तज़किरा हो रहा है। तो क्या इसका बुरा असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? होता है, पार्टी इसमें से बहुत सारे लोग छोड़ जाते हैं, नज़रियाती कारकुन छोड़ जाते हैं, बहुत पुराने रहनुमा छोड़ जाते हैं, उसके बाद भी पार्टीज चलती रहती हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सारे नज़रियाती लोग अलहदा हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी का वजूद तो है। लेकिन नज़रियाती तौर पर लोगों के अलग होने से क्या बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, ये देखना होता है। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पे देखना है। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म आया उस पर इलेक्शन कमीशन आज के दिन ही अमल दरामद कर लेगा, ये उम्मीद है। और आज 76 से ज़ायद मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तली के नोटिफिकेशंस जारी होंगे। आज नहीं तो सुबह तक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने इस पर वर्किंग शुरू की हुई है और कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें हैं जिसकी मुअत्तली होगी। सूबाई असम्बली की 53 से ज़ायद नशिस्तें हैं जिनकी मुअत्तली होगी, और इलेक्शन कमीशन आज बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी हुई थी। तो जब उनकी तरफ से मुअत्तल हुई है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इस कामयाबी को लेके वो किस हद तक उसे कैश करवा पाते हैं और किस हद तक सियासी सतह के ऊपर अपनी धाक बैठा पाते हैं। हुकूमत के हाथ से तो 2/3 अक्सरियत जाती रही। अब उन आईनी तरामीम का क्या बनेगा जो वो करना चाहती थी और जिस पे पेपर वर्क तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया था और उसे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। अगर ये नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सदर का इंतखाब जो हुआ था और जिसमें वही मखसूस नशिस्तें ये 76 के करीब जो बनती हैं उन्होंने वोट दिए थे, उन वोटों का क्या बनेगा?
चेयरमैन सेनेट के वोटों का क्या बनेगा, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के वोटों का क्या बनेगा। क्वेश्चन मार्क तो लगेंगे। एन मुमकिन है कि इन 23 नशिस्तों की वजह से वो वोटों का मामला जो है वो उस तरीके से ना असर डाल सके कि किसी की नशिस्त जा सके, लेकिन वो मामला कलअदम हो जाएगा। वोट दोबारा होंगे, प्रोसेस दोबारा होगा। जब प्रोसेस दोबारा होगा तो पिछले अरसे में उनकी तरफ से जो हुक्मनामे जारी किए गए हैं, यानी बतौर सदर ममलिकत जो आसिफ अली जरदारी साहब ने हुक्मनामे जारी किए होंगे, जो चेयरमैन सेनेट की तरफ से हुक्मनामे जारी हुए होंगे, उन हुक्मनामों का क्या बनेगा। क्या वो भी मुअत्तल किए जाएंगे, उस पर अमल दरामद रोका जाएगा, और अमल दरामद हो चुका हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा। बहुत सारे सवाल आप जन्म लेंगे। तो क्या उसके लिए अदालतों का ही मंजरनामा होगा या ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।